ग्वालियर हाई कोर्ट ये कोर्ट है या धर्मशाला है? मध्य प्रदेश एक राज्य है या गुंडों का दहलीज है या गुंडों का दरअसल कारखाना है? क्या एमपी पुलिस अपने संविधान की कसम खाने के बाद उसकी रखवाला कर रहा है या उनके नाम पर गुंडागिरी करने वालों को बढ़ावा दे रहा है? क्या संविधान की कसम खाने वाले लोग उनके साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं? क्या इस देश में वो भी वकील आज जो मनुवादी को बढ़ावा देते हैं, क्या वो अंबेडकर जी और संविधान के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे हैं? दर्शकों, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जजों के आदेशों के बावजूद और पीडब्ल्यूडी के स्टैच्यू बनाने के बावजूद वो तस्वीर इतना बेईमानी भरा है, वो फैसला और वो लड़ाई और वो विरोध ये इतना बेईमानी भरा है जो आज कैमरे पे बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम और आप जानते हैं कि अंबेडकर जी का मकाम जो है, अंबेडकर जी का जो ओहदा है वो इतना बड़ा है कि आज इस देश में कोई माई का लाल पैदा हो ही नहीं सकता है। भले प्रधानमंत्री जी हों, अमित शाह जी हों या इस देश में एक से बढ़कर एक हुक्मरान हो, वो इस बात की गवाही और इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि वो अंबेडकर जी से बड़ा है। फिर ये अनिल मिश्रा वकील कौन है जो बताता है कि दरअसल संविधान के कर्ता धर्ता और पूजनीय कोई और ही है? ये ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस और वहाँ के मुख्यमंत्री आँख को बंद कर, कान को बहरा कर और मुंह में दही जमा कर सिर्फ तमाशा को देख रहे हैं और दो वकीलों का गुट आपस में लड़ रहा है। और ये लड़ाई, ये विरोधपन और ये बेईमानी जातिवाद के हिंसा में कैसे बदलती जा रही है, ये इसका भी रिपोर्ट हम आपके सामने बताएंगे और बताएंगे कि इस हिंदुस्तान में राजनीति और सियासत के नाम पर किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन वीरों को और हमारे उन सेनाओं का भी अपमान होता है, जिसके बदौलत हम और आप आज बोल रहे हैं और खुले आसमान में सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे सेना, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी और उसके वजह से आज हम सुख और चैन से हैं। लेकिन इस पर जो है दरअसल इस ज़ख्म पर जो है नमक छिड़कने का काम आज कुछ बेशर्म मंत्री और नेता करते नज़र आ रहे हैं। इसमें वकील भी शामिल हैं, इसमें बार एसोसिएशन के लोग भी शामिल हैं। दरअसल पर चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे मामला क्या, वो पहले बताओ। मामला दर्शकों ये है कि दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी। इसकी सिफारिश के लिए 3-4 वकील जो है का गुट जो है वो जजों से ग्वालियर हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट करता है, अपील करता है और वहाँ जज इस बात को लेकर मौखिक आधार पर आदेश भी देते थे कि कोई बात नहीं, लगाओ, अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी इसको दरअसल जो है बना भी देता है, स्टैचू को 10 फीट के आसपास बना देता है। जब उसको लगाने की बारी आती है तो कुछ गुंडे वकीलों के शक्ल में आकर खड़े हो जाते हैं, कैमरे पे खड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक का नाम अनिल मिश्रा हम बार बार बताते हैं और ये जेल में क्यों नहीं, मुझे आज आश्चर्य हो रहा है। और ये कहते हैं भाई साहब ये कोर्ट है, ये धर्मशाला नहीं है, कोर्ट है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी। अब दो वकील आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आखिर में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगती है। अब ज़रा सोचिए, जो वकील ये कह रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है या मूर्ति नहीं लगी, क्या वो ठीक कह रहा? बिल्कुल भी नहीं ठीक कह रहा भाई। वाकई में ये धर्मशाला नहीं है, ये वाकई में कोर्ट है और धर्मशाला नहीं है, इसीलिए तो वहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। ये कोर्ट है, इसीलिए अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी। अगर धर्मशाला होता, कोई आस्था का जगह होता, कोई धर्म का जगह होता तो वहाँ पे भगवान की मूर्ति लगती, जो जिस धर्म से आते हैं, जिसको पूछते हैं उसका मूर्ति लगता। तो अब सोचिए इस वकील का दिमाग कितना ख़राब है। अब जवाबदेही कहाँ आता है? वहाँ नहीं लगते हैं, वहाँ तिरंगा झंडा लगा देते हैं, अच्छी बात है, वो भी लगना चाहिए, वो हमारी आन बान शान है। लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगा, ये सब सवाल जो है सवालों के घेरे में है। और अब जो मेन सवाल है वो अब हम आपको बताते हैं कि मूर्ति लगेगी कैसे बात। और ये लड़ाई सोशल मीडिया पे आई जो जातिवाद में बदल गई। एक तरफ भीम आर्मी की सेना चुनौती पे चुनौती देने लगे, जो अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं वो चुनौती देने लगे कि जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम किसी से कम नहीं हैं, जो आएगा वो चूर हो जाएगा। और उधर जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है वो भी वकील सामने आ गया, वो अलग धमकी दे रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, मूर्ति लगेगी तो हम उसको तोड़ देंगे, हम नहीं लगने देंगे। एमपी पुलिस दोनों को नोटिस देती है और जो ये लड़ाई जो हिंसावाद में बदल गई, जो जातिवाद में बदल गई, उस पर रोकने का काम की, ये इस पर मैं तारीफ़ योग्य करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल भी उठाता हूँ एमपी पुलिस पर और मध्य प्रदेश की सरकार पर
कि ये सरकार अचानक से सियासत क्यों करने लगी। इसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और ये अंबेडकर जी का मुकाम दर्शकों इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये आज के चुटपुटिए जो मंत्री और नेता हैं इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये आज के ज़माने के जो फर्जी मंत्री हैं, जो सियासत करते हैं, जो सियासत के नाम पर, राजनीति के नाम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान कर जाते हैं, ये दो कौड़ी के मंत्री नेता क्या ही इनका अहमियत और इनका मुकाम अंबेडकर जी का जानेंगे। दर्शकों, अभी आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चला, इस पर कितनी शानदार और बाखूबी तरीके से हमारी विंग कमांडर और कर्नल सोफिया जी ने कितनी शानदार तरीके से जो है उसको कामयाब किया। लेकिन सोचिए, लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया, लोग उन पर भी दलित हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे, लोग उनको आतंकवादी की बहन बताने लगे। ये कोई और नहीं, आज के मौजूदा के मंत्री हैं, ये आज मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, और ये लोग इस तरीके की भाषा और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इससे बड़ा बेशर्म, बेतुका, बेहुदा कौन ही हो सकता है। और हैरान करने की बात तब आ जाती है जब इन पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जब परेशान करने की बात तब हो जाती है जब इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, जब इन पर कानून और व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती है, कोर्ट आदेश दे देता है, तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इस देश में हैरानी होती है, परेशानी होती है, बेबसी सी फीलिंग और महसूस होने लगता है कि एक जो प्रोफेसर अली जब इसी बात को देता है, इंग्लिश में लिखता है, तो लोग सही बात वो लिखते हैं, तब उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बोलता है, जिसका वीडियो शामिल है, वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, एफआईआर दर्ज तक नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम किन लोगों के हाथ में है और क्या उन लोगों का सीना चौड़ा क्यों है, और क्यों आज अंबेडकर जी को गाली देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करते हैं और भीड़ तंत्र को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? उसके पीछे की वजह यही है, क्योंकि ये लोग दरअसल अंदर से खोखले हो चुके हैं। दरअसल ये लोग देश को ख़त्म और बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए इनको बचाना है। तो संविधान की रक्षा करनी होगी, अंबेडकर जी की रक्षा करनी होगी, और हम सबको समझना पड़ेगा कि ये सियासत कितनी गंदी और घिनौनी है। और इसीलिए मैं एमपी पुलिस से बार बार कहता हूं कि आप सियासत करने वाले के साथ या उनके पर्दे के पीछे, मैं समझता हूं नौकरी का मामला है, आपके रोजगार का मामला है, लेकिन फिर भी आप जब संविधान की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, तो आप कमज़ोर ना हो, आपको खुद सामने आना पड़ेगा। और सीएम मोहन यादव को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप संविधान की कसम खाते हैं और आप खुद बोलते हैं कि आप जो है इसके अंबेडकर जी के नाम पर कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो नेहरू को कोस रहे हैं, और उधर कांग्रेस वाले भी यही कर रहे हैं कि बीजेपी की तो यही मंशा वगैरह वगैरह। मैं दोनों को आरोपों को खारिज करता हूं, उन दोनों को मिट्टी पे डालिए। जो मूल सवाल है वो ये कि आखिर किसकी हैसियत और ताकत है कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देगा। वो कौन पैदा हो गया जो सिस्टम को, कानून को, पुलिस प्रशासन को, सीएम मोहन को चुनौती दे रहा है, क्योंकि ये उन्हीं को चुनौती है, ये संविधान को चुनौती है। और चंद्रशेखर जी ने ये कहा है कि ये दरअसल अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगना, दरअसल ये मामला नहीं है, ये मनुवादियों को बढ़ावा देना है, उनकी शक्ति प्रदर्शन का ये दरअसल जो है ये तस्वीर है, संविधान को ख़त्म करना, लोकतंत्र को ख़त्म करना है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि दरअसल ये मनुवादियों को जो है कमज़ोर करें, मनुवादियों से जीतना हम सबको, और ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगना है। इसके लिए राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़ता है, प्रधान है। लोगों का उम्मीद है, ये हम सब और पूरे इस मुल्क के नागरिक जो है अच्छे से बाखूबी जानते हैं। लेकिन न्याय देने वाले जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जब उस कुर्सी को छीनने की बात हो जाए, न्याय देने वाले जब उस कुर्सी पर बैठ के करप्शन करे, घोटाला करे, रिश्वत ले, या फिर उनके बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी करोड़ों में जब जले, तब ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस न्याय की मंदिर में दाग लगाने वाला कोई आ गया, या जिस उस कुर्सी पे बैठा है वही दागी है। ये सवाल इसलिए दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि 2 से 3 महीनों से भी ज़्यादा का दिन होने जा रहा है, और जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो खबरें हम सब के मन में चल रही थी कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या सरकार इस पर मुंह खोलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के रहते हुए अगर इस जज की असलियत लोगों के सामने नहीं आती है, इसके पीछे कौन था, पैसा किसका था, जो उनके बंगले पर, जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो नोटों की गड्डी जली 500 के, क्या उसकी हकीकत हम सब के सामने आ पाएगा? जो जांच रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, जो चश्मदीद गवाह है, क्या इन सब के पता होने के बावजूद अगर नहीं चलता है तो इसका इलाज क्या? तो इसका इलाज भी दर्शकों होने के करीब है। पार्लियामेंट सेशन चलने ही वाला है, राष्ट्रपति जी की मोहर लग चुकी है,
और 3 जजों की टीम की जो रिपोर्ट है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, वो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। विपक्ष की भी सहमति लगभग मिल ही गई है। मैंने कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बातचीत किया, उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाएगा समर्थन, क्यों ना दिया जाएगा, और सभी दलों की भी सहमति बन गई है। तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा फंस चुके हैं। आइए एक बार हम बताएं कि आगे होगा क्या। अब पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा, इनको क्या जवाब देने पड़ेंगे और महाभियोग क्या होता है। लेकिन इससे पहले बता दें कि पूरा मामला अब तक क्या क्या हुआ है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि दरअसल जो है 2 से 3 महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो है अचानक से, जी हाँ दर्शकों, अचानक से जो है 500 की नोटों की गड्डी में, अब वो करोड़ में थे, अरबों में थे, खरबों में था, अब ये इसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, वो जल जाता है। दमकल के एक अधिकारी इसका विजुअल्स, इसका वीडियो बनाकर जो है दरअसल सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। जब हंगामा, शोर शराबा, घमासान मचता है, तब दरअसल अधिकारियों पर जो है प्रेशर बनाया जाता है, फिर वो वीडियो डिलीट की जाती है, उनके बयान वापस लिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमित शाह जी को इसकी रिपोर्ट की इसकी जानकारी देते हैं और उसके बाद जो है और तमाशा मचना शुरू हो जाता है। लोगों के मन में हज़ार सवाल आते हैं कि दरअसल ये पैसा क्या सरकार का तो नहीं है, ये इस जज का तो नहीं है। सोशल मीडिया पर सवाल उठता है क्योंकि ये बेशर्म मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं। इसके बाद जज महोदय का जवाब आता है कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया जाता है, वहाँ दरख्वास्त और अपील की जाती है। 3 जजों की टीम बनती है और 3 जजों की टीम जब ये रिपोर्ट को तैयार करती है, जब जांच पड़ताल करती है बारीकता से, तो उसके बाद ये पाया जाता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, वो बर्खास्त उनको किया जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, उनको जज के पद से हटाया जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज रहते हैं और उनको तुरंत ट्रांसफ़र जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, बार एसोसिएशन के लोग जो है, इनका वकील इनका जो है विरोध करते हैं, कहते हैं पूर्व सीजे खन्ना साहब से गुहार लगाते हैं कि ऐसे जज को जेल में डाला जाए। ऐसे जज का जो है जज पद पर रहना कहीं से भी ठीक नहीं है। ये एक तरीके से इंसाफ में बेईमानी होगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका पर बेईमानी होगी। अब सवाल उसके बाद जो है न बर्खास्त होता है, न इस्तीफ़ा होता है, न जेल जाते हैं। जब महाभियोग और पार्लियामेंट जो होने वाला है, चलने वाला है, संसद सत्र शुरू हो जाएगा और अब वहाँ महाभियोग आएगा, यानी राष्ट्रपति जी की मुहर तो लगभग जो है वहाँ रिपोर्ट सौंपी गई है, प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और सरकार इस कवायद में जो है तेज कर दी है कि भाई महाभियोग लाया जाएगा और विपक्ष के एक नेता की सहमति चाहिए, जो लगभग 99% उनको मिल चुका है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आ रही हैं। क्योंकि जब विपक्ष के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, प्रवक्ता से जब बातचीत हो रही तो वो बोले बिल्कुल क्यों नहीं देंगे भाई, ये पैसा किसका है ये तो जानने का पूरे हिंदुस्तान को हक है। और उसमें जब विपक्ष समर्थन नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, और विपक्ष हमेशा देता भी रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भी दे रहा है। तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो गुरूर और अहंकार है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा। और वो जो एक वहम है ना कि भाई हम जज हैं तो कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा उखाड़ नहीं सकता, हम कानून को हाथ में ले लेंगे, जो चाहे कर सकते हैं, ये वहम भी उनका जो है ये गफलतबाजी टूट जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट तैयार है, चश्मदीद गवाह भी तैयार हैं और पूर्व सीजे खन्ना साहब ये कह चुके हैं कि वो बर्खास्त करना चाहिए, कुर्सी से हटाओ। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी कह चुके हैं निष्पक्ष जाँच हो, ये जज को सरकार बचा रही है, ये भी ऐसा वो कहते नज़र आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ये साफ शब्दों में कह चुके हैं कि एफआईआर दर्ज करें और इनको जेल में डालें और इन पर निष्पक्ष कार्रवाई कर बताएं और ऐसा सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि ये पता चल सके, ये समझ में आ सके कि आखिर जज अगर कुर्सी पर बैठ के इस तरीके की हरकत, इस तरीके का घटना या इस तरीके का स्कैम करेंगे तो फिर आम लोगों के मन में कितने सवाल होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो दर्शकों, अब हम आपको बता दें कि 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं और अब जो पार्लियामेंट सेशन जल्द ही चलने वाला है, शुरू होने वाला है, अब उस पर दरअसल जो है महाभियोग आएगा। महाभियोग में हमने आपको बता दिया, महाभियोग तब लाया जाता है जब किसी जज को हटाने की बात होती है, जब वो कानूनी तौर पर किसी करप्शन में सम्मिलित पाया जाता हो या कानूनी तौर पर जब वो किसी करप्शन में, रिश्वतखोरी में पाया जाता हो, स्कैम में, धांधली, घोटाले में पाया जाता हो, तब महाभियोग लाया जाता है ताकि उसको जज पद से हटाया जा सके, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के एक नेता मौजूद होते हैं और पार्लियामेंट में समर्थन की ज़रूरत होती है, संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में।
तो वो लगभग जो है जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरी तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा फेल हैं, यानी कि महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मुकम्मल के कगार पर है, इस लिहाज से वो फंस जाएंगे। अब पोल उन लोगों के खुलेंगे जो इसमें शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा या तो पार्लियामेंट के अंदर सच बोलेंगे या महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर बोलेंगे, राष्ट्रपति के सामने, प्रधानमंत्री के सामने और विपक्ष के नेता के सामने वो सच उंगलेंगे। चाहे वो काली करतूत खोले या गहरे राज खोलें, वो तमाम पोल खोलने पड़ेंगे, वो तमाम कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ेगा कि वो पैसा किसका था, नोटों की गड्डी कैसे जली, सीसीटीवी फुटेज, 3 जजों की टीम की रिपोर्ट, तमाम वो चश्मदीद गवाह, फोरेंसिक रिपोर्ट, ये तमाम गवाही देंगे कि आखिर ये पैसा किसका था। जस्टिस यशवंत वर्मा को बताना पड़ेगा, नहीं तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और उन लोगों को भी जाना पड़ेगा जो इसके पीछे, जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे थे और इस जज को बताने की कोशिश कर रहे थे। क्या सरकार के लोग, क्या बीजेपी के लोग तो शामिल नहीं हैं, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वो सब के पोल खुलेंगे। क्या कोई उद्योगपति तो नहीं है, क्या कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, ये सब लोगों के राज अब जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा दिन जो है दूर नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि लगातार ये मुहिम छिड़ी हुई है, ये खबरें आ रही हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जी या तो आप सच उगल दें, नहीं तो अब आपसे सच उगलवा लिया ही जाएगा। यानी जो गुरूर, जो अहंकार था कि हम बच जाएंगे, हम जज हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, यानी कि दोषी पाया गया लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हम तो जज हैं, कोई क्या ही कर लेगा, ये घमंड, ये अहंकार, ये अब आपका टूटने वाला है और सच अब जो है सामने आने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर इस करोड़ों के करप्शन में जो नोटों की गड्डी जली, इसका मास्टरमाइंड कौन था और इस जज के साथ शामिल कौन था। क्या इसकी सच्चाई दर्शकों आपको भी पता है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।